माधुरी को आज बिस्तर पकड़े 8 दिन हो गए थे। पल्लव के मित्र अखिल के विवाह से लौटकर कार में बैठते समय अचानक पैर मुड़ जाने के कारण वो गिर गई थी। पैर में तो मामूली मोच आई थी, लेकिन अचानक पेट में दर्द शुरू होने के कारण उसकी कोख में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए उसके पारिवारिक डॉक्टर ने उसे 15 दिन बेड रेस्ट की सलाह दी थी। अपनी सास को इन 8 दिनों में हर पल अपनी सेवा करते देख उसके मन में उनके प्रति जो गलत धारणा बनी थी, एक एक कर टूटती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मनोविज्ञान की छात्रा होने के बाद भी वो अपनी सास को समझने में चूक कैसे गई। उसे 2 वर्ष पहले का वो दिन याद आया जब मम्मी जी अपने पति पंकज और पुत्र पल्लव के साथ उसे देखने आई थी। सुगठित शरीर के साथ सलीके से बांधी गई कीमती साड़ी, बॉब कट घुघराले बाल, हीरो का नेकलेस, लिपस्टिक तथा तराशे नाखूनों में लगी मैचिंग नेल पॉलिश में वे बेहद सुंदर लग रही थी। सच कहें तो वे पल्लव की माँ कम बड़ी बहन ज्यादा नजर आ रही थी तथा मन में बैठी सास की छवि में वो कहीं फिट नहीं हो पा रही थी। उस समय उसने तो क्या, उसके माता पिता ने भी सोचा था कि इस दबंग व्यक्तित्व में कहीं उनकी मासूम बेटी का व्यक्तित्व खो न जाए। वो उनके घर में खुद को समाहित भी कर पाएगी या नहीं, मन में संशय छा गया था। लेकिन पल्लव की नशीली आंखों में छाए प्यार तथा अपनत्व को देखकर उसका मन सब कुछ सहने को तैयार हो गया था। उसके माता पिता उच्च अधिकारी थे, लेकिन माँ को सादगी पसंद थी। उसने उन्हें कभी भी गहनों से लदा फदा नहीं देखा था। वे साड़ी पहनती तो क्या सिर्फ लपेट लेती थी, लेकिन लिपस्टिक और नेल पॉलिश तो उन्होंने कभी लगाई ही नहीं थी। उनके अनुसार उनमें पड़े रसायन त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे भी उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। पापा को अच्छी तरह से रहने, खाने पीने और घूमने का शौक था। उनकी पैंट शर्ट में तो दूर रुमाल में भी कोई दाग धब्बा रहने पर वे आसमान सिर पर उठा लेते थे। खाने पीने तथा घूमने का शौक भी माँ के नौकरी करने के कारण पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि जब माँ को छुट्टी मिलती थी तब पापा को नहीं मिल पाती थी, और जब पापा को छुट्टी मिलती तब माँ को कोई अति आवश्यक काम आ जाता था। उनके घर रिश्तेदारों का आना भी कम हो गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ आने पर मेज़बान की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं तथा उन्हें व्यर्थ की छुट्टी लेनी पड़ती है। अतः वे भी कह देते थे, जब आप लोगों का मिलने का मन हो तब आकर मिल जाइए। माँ का अपने प्रति ढीलापन देखकर पापा टोकते तो वे बड़ी सरलता से उत्तर देती, व्यक्ति कपड़ों से नहीं अपने गुणों से पहचाना जाता है। और ये भी एक सत्य है कि आज मैं जो कुछ हूँ अपने गुणों के कारण हूँ। वे एक प्राइवेट संस्थान में पर्सनल मैनेजर थे। कभी कभी ऑफिस के काम से उन्हें टूर पर भी जाना पड़ता था। घर का काम नौकर के जिम्मे था। वो जो भी बना देता सब वही खा लेते थे। माता पिता का प्यार क्या होता है उसे पता ही नहीं था। जब वे छोटी थी तब बीमार होने पर उसने दोनों में इस बात पर झगड़ा होते भी देखा था कि उसकी देखभाल के लिए कौन छुट्टी लेगा। तब वो खुद को अत्यंत ही उपेक्षित महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। माँ अत्यंत ही महत्वाकांक्षी थी। यही कारण था कि दादी के बार बार ये कहने पर कि वंश चलाने के लिए बेटा होना ही चाहिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। उनका कहना था कि आज के युग में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं रह गया है, बस परवरिश अच्छी तरह से होनी चाहिए। लेकिन वे अच्छी तरह परवरिश भी कहाँ कर पाई थी। जब तक दादी थी तब तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन उनके जाने के बाद वो नितांत अकेली हो गई थी।
स्कूल से लौटने के बाद घर उसे काटने को दौड़ता था। तब उसे एक नहीं अनेक बार ख्याल आया था कि काश उसके साथ खेलने के लिए कोई भाई या बहन होती। माधुरी को आज भी याद है कि हायर सेकेंडरी की परीक्षा से पहले मैडम सभी विद्यार्थियों से पूछ रही थी कि वे जीवन में क्या बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई इंजीनियर, किसी की रुचि वैज्ञानिक बनने में थी तो कोई टीचर बनना चाहता था। जब उसकी बारी आई तो उसने कहा कि वो हाउसवाइफ बनना चाहती है। सभी विद्यार्थी उसके उत्तर पर खूब हंसे थे। तब मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा था, हाउसवाइफ के अलावा तुम और क्या बनना चाहोगी? उसने चारों तरफ देखते हुए आत्मविश्वास से कहा था, घर की देखभाल करना एक कला है और मैं वही अपनाना चाहूंगी। उसकी इस इच्छा के पीछे शायद माता पिता का अति व्यस्त रहना था और इसी अति व्यस्तता के कारण वे उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाए थे। और शायद यही कारण था कि वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पल्लव की तरफ आकर्षित हुई थी, जो उसकी तरह कॉलेज में बैडमिंटन टीम का चैंपियन था। वे दोनों एक ही क्लब में अभ्यास के लिए जाया करते थे। खेलते खेलते उनमें न जाने कब जान पहचान हो गई, पता ही न चला। उससे बात करना, उसके साथ घूमना उसे अच्छा लगने लगा था। दोनों साथ साथ पढ़ते, घूमने तथा खाते पीते, यहाँ तक कि कभी कभी फिल्म भी देखाते थे। पर विवाह का ख्याल कभी उनके मन में नहीं आया था। शायद माता पिता के प्यार से वंचित उसका मन पल्लव के साथ बात करने से हल्का हो जाता था। यार कब तक प्यार की पींगे बढ़ाता रहेगा, अब तो विवाह के बंधन में बंध जा। एक दिन बातों बातों में पल्लव के दोस्त शांतनु ने कहा था, क्या एक लड़की और लड़के में सिर्फ मित्रता नहीं हो सकती? ये शादी विवाह की बात बीच में कहाँ से आ गई? मैं मान ही नहीं सकता। नर और मादा में बिना आकर्षक के मित्रता संभव ही नहीं है। भला प्रकृति के नियमों को तुम दोनों कैसे झुठला सकते हो? वो भी इस उम्र में। शांतनु तो कहकर चला गया, लेकिन नदी की शांत लहरों में पत्थर फेंक गया था। पिछली बातों पर ध्यान गया तो लगा कि शांतनु की बातों में दम है। जिस बात को वे दोनों नहीं समझ सके या समझकर भी अनजान बने रहे, उस आकर्षक को उसकी पारखी निगाहों ने भांप लिया था। गंभीरता पूर्वक सोच विचार कर आखिरकार माधुरी ने ही उचित अवसर पर एक दिन पल्लव से कहा, अगर हम अपनी इस मित्रता को रिश्ते में नहीं बदल सकते तो इसे तोड़ देना ही उचित होगा। क्योंकि आज शांतनु ने संदेह किया है, कल दूसरा करेगा तथा परसों तीसरा। हम किस किस का मुंह बंद कर पाएंगे? आज हम खुद को कितना ही आधुनिक क्यों ना कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराओं से बंधे हुए हैं और ये परंपराएं एक सीमा तक ही उन्मुक्त आचरण की इजाजत देती हैं। पल्लव को भी लगा कि जिसको वो अभी तक मात्र मित्रता समझता रहा था, वो वास्तव में प्यार का ही एक रूप है। उसने अपने माता पिता को इस विवाह के लिए तैयार कर लिया। पल्लव के पिताजी बहुत बड़े व्यवसायी थे। वे खुले विचारों के थे, इसीलिए अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार में करने को तैयार हो गए थे। मम्मी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जाति पाति पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उन्हें लड़की पसंद आई तभी वे इस विवाह को इजाजत देंगी। माधुरी के माता पिता अति व्यस्त अवश्य थे, किंतु अपने संस्कारों तथा रीति रिवाजों को नहीं छोड़ पाए थे। इसीलिए विजातीय पल्लव से विवाह की बात सुनकर पहले तो काफी क्रोधित हुए थे और विरोध भी किया था, लेकिन बेटी की दृढ़ता तथा निष्ठा देखकर आखिरकार तैयार हो ही गए थे।
तथा उस परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। दोनों परिवारों की इच्छा एवं सुविधा अनुसार होटल में मुलाकात का समय निर्धारित किया गया था। बातों का सूत्र भी मम्मी जी ने ही संभाल रखा था। पंकज और पल्लव तो मुख दर्शक ही थे। उनका जो भी निर्णय होता उसी पर उन्हें स्वीकृति की मुहर लगानी थी। यह बात जानकर माधुरी अत्यंत तनाव में थी तथा पल्लव भी माँ जी की स्वीकृति का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बातों बातों में माँ ने झिझक कर कहा था, बहन जी, माधुरी को हमने बड़े लाड प्यार से पाला है। इसकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया है। इसके पापा ने तो इसे कभी रसोई में घुसने ही नहीं दिया। रसोई में तो मैं भी कभी नहीं गई, तो ये क्या जाएगी। बात को बीच में ही काटकर गर्व भरे स्वर के साथ मम्मी जी ने कहा था। पल्लव और माधुरी को उस पल अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मानो सारा आकाश उनकी मुट्ठियों में समा गया हो। उनके स्वप्न साकार होने को मचलने लगे थे तथा शीघ्र ही शहनाई की धुन ने दो शरीरों को एक कर दिया था। पल्लव के परिवार तथा माधुरी के परिवार के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। समानता थी तो सिर्फ इस बात में कि मम्मी जी भी माँ की तरह घर को नौकरों के हाथ में छोड़कर समाज सेवा में व्यस्त रहती थी। अंतर इतना था कि वहाँ एक नौकर था तथा यहाँ 4। माँ नौकरी करती थी तो ससुराल में सास समाज सेवा से जुड़ी हुई थी। मम्मी जी नारी मुक्ति आंदोलन जैसी अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, जहां गरीब और सताई गई स्त्रियों को न्याय और संरक्षण दिया जाता था। उन्होंने शुरू में उसे भी अपने साथ चलने के लिए बोला और उनका मन रखने के लिए वो गई भी थी, किंतु उसे ये सब कभी अच्छा नहीं लगा था। उसका विश्वास था कि नारी मुक्ति आंदोलन के नाम पर गरीब महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। एक महिला जिस पर अपने घर परिवार का दायित्व रहता है, वो अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे के घर परिवार के बारे में चिंतित रहे, ये कहाँ तक उचित है। कभी कभी तो ऐसी संस्थाएं अपने नाम और शोहरत के लिए भोली भाली युवतियों को भड़काकर स्थिति को और भी भयावह बना देती हैं। उसे आज भी याद है कि उसकी सहेली नीता का विवाह दिनेश के साथ हुआ था। एक दिन दिनेश अपने मित्रों के कहने पर शराब पीकर घर आया तथा नीता के टोकने पर नशे में उसने नीता को चाटा मार दिया। दूसरे दिन दिनेश ने माफी मांग ली थी पर तथा फिर से ऐसा न करने का वादा भी कर लिया था, किंतु नीता जो महिला मुक्ति संस्था की सदस्य थी, उसने इस बात को ऐसे पेश किया कि उसकी ससुराल की इज्जत तो गई ही, साथ में ही तलाक की स्थिति भी आ गई और आज उसका फल उनके मासूम बच्चे भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये संस्थाएं भलाई का कोई काम ही नहीं करती, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि किसी भी प्रतिष्ठान की अच्छाइयाँ छिप जाती हैं, जबकि बुराइयाँ ना चाहते हुए भी उभर कर सामने आ जाती हैं। वास्तव में स्त्री पुरुष का संबंध अटूट विश्वास, प्यार और सहयोग पर आधारित होता है। जीवन एक समझौता है। जब दो अजनबी सामाजिक दायित्वों के निर्वाह हेतु विवाह के बंधन में बंधते हैं तो उन्हें एक दूसरे की अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम और श्रद्धाओं से उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि लड़ झगड़ कर अलग हो जाना चाहिए। मम्मी जी की आए दिन समाचार पत्रों में फोटो छपती। कभी वो किसी समारोह का उद्घाटन कर रही होती तो कभी विधवा विवाह पर अपने विचार प्रकट कर रही होती। कभी वो अनाथ आश्रम जाकर अनाथों को कपड़े बांट रही होती तो कभी किसी गरीब को अपने हाथों से खाना खिलाती दिखती। वो अत्यंत व्यस्त रहती थी।
वास्तव में वो एक सामाजिक शख्सियत बन चुकी थी। उनका जीवन घर परिवार तक सीमित न रहकर दूर दराज तक फैल गया था। वो खुद ऊंची, बहुत ऊंची उठ चुकी थी, लेकिन घर उपेक्षित रह गया था, जिसका खामियाजा परिवार वालों को भुगतना पड़ा था। घर में कीमती चीजें मौजूद थी, किंतु उनका उपयोग नहीं हो पाता था। मम्मी जी ने समय गुजारने के लिए उसे किसी क्लब की सदस्यता लेने के लिए कहा था, किंतु उसने अनिच्छा जाहिर कर दी थी। उसके अनुसार घर की 24 घंटे की नौकरी किसी काम से कम तो नहीं है। जहाँ तक समय गुजारने की बात है, उसके लिए घर में ही बहुत से साधन मौजूद थे। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसके कुछ लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके थे। वो घर में रहते हुए अपनी इन रुचियों को पूरा करना चाहती थी। यह बात अलग है कि घर के कामों में लगी रहने वाली महिलाओं को शायद वो इज्जत और शोहरत नहीं मिल पाती है जो बाहर काम करने वाली को मिलती है। घरेलू औरतों को हीनता की नज़र से देखा जाता है, लेकिन माधुरी ने स्वेच्छा से घर के कामों से अपने को जोड़ लिया था। घर के लोग, यहाँ तक कि पल्लव ने भी ये कहकर विरोध किया था कि नौकरों के रहते क्या उसका काम करना उचित लगेगा। तब उसने कहा था कि अपने घर का काम अपने हाथ से करने में क्या बुराई है। वो कोई निम्न स्तर का काम तो कर नहीं रही है, वो तो घर के लोगों को अपने हाथ का बना खाना खिलाना चाहती है। घर की सजावट में अपनी इच्छा अनुसार बदलाव लाना चाहती है और इसमें भी वो नौकरों की सहायता लेगी, उन्हें गाइड करेगी। उसकी बात सुनकर मम्मी जी ने मुंह बिचका दिया था, लेकिन जो घर नौकरों के द्वारा चलने से बेजान हो गया था, माधुरी के हाथ लगाने मात्र से सजीव हो उठा था। इस बात को पापा जी और पल्लव के साथ मम्मी जी ने भी महसूस किया था। पल्लव जो पहले रात में 10 बजे से पहले घर में कदम नहीं रखता था, वही अब ठीक 5 बजे घर आने लगा। यही हाल उसके पापा जी का भी था। एक बार भावुक होकर पापा ने कहा भी था, बेटा तुमने इस धर्मशाला बन चुके घर को पुनः घर बना दिया। सचमुच जब तक घरवाली का हाथ घर में नहीं लगता, तब तक घर सुव्यवस्थित नहीं हो पाता है। एक बार पापा जी उसके हाथ के बने पनीर के पकवान की तारीफ कर रहे थे कि मम्मी जी चिढ़कर बोली, भाई मुझे तो बाहर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, इन बेकार के कामों के लिए समय कहाँ से निकालूं। बाहर के लोगों के लिए समय है, लेकिन घर वालों के लिए नहीं। तीखे स्वर में ससुर जी ने उत्तर दिया था, जो सास के जरूरत से अधिक घर से बाहर रहने के कारण अब परेशान हो उठे थे। मैं अपनी पूरी जिंदगी घर में निठल्ले बैठे नहीं गुजार सकती, वैसे ही अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा इस परिवार को भेंट कर चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं कर सकती। आक्रोश में सास ने उत्तर दिया था, मम्मी जी घर में भी दूसरे सैकड़ों जरूरी काम है, अगर किए जाए तो। चाह कर भी माधुरी कह नहीं सकी थी। व्यर्थ ही उनका गुस्सा बढ़ जाता और हासिल कुछ भी न होता। हो सकता है वे अपनी जगह ठीक हो, वरना कौन पढ़ी लिखी औरत फालतू के कामों में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहेगी। मम्मी जी का निर्णय अपना है, पर वो उस सच्चाई को कैसे भूल सकती है जिसके पीछे उसका भोगा हुआ अतीत छिपा हुआ है। तन्हाइयाँ छिपी हैं, रुदन छिपा है, जिसको देखने का, पहचानने का उसके पालकों के पास समय ही नहीं था। उस समय उसे लगता था कि ऐसे दंपति संतान को जन्म ही क्यों देते हैं जब उनके पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है। वो बेचारा उनकी प्यार भरी निगाहें के लिए जीवन भर तड़पता ही रह जाता है, लेकिन वो निगाह उसे नसीब नहीं होती। आज इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन
पैसों से मन की शांति, प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता। एक बच्चे को जब माँ की कोख की गर्मी चाहिए तब उसे बोतल और पालना मिलता है। जब वो माँ का हाथ पकड़कर चलना चाहता है, अपनी तोतली आवाज में दुनिया भर के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है, तब उसे आया के हाथों में सौंप दिया जाता है। या महानगरों में खुले कैचों में जहां उसका बचपन, उसकी भावनाएं, उमंगें कुचल कर रह जाती हैं, वो एकांकीपन से इतना घबरा उठता है कि अकेले रहने मात्र से सिहर उठता है। उसे याद है कि वो 15 वर्ष तक अंगूठा पीती रही। अंगूठा चूसना उसे न सिर्फ मानसिक तृप्ति देता था, बल्कि आसपास किसी के रहने का एहसास भी कराता था। अचानक किसी को सामने पाकर चौंक उठना तथा ठीक से बातें न कर पाना भी उसकी कमजोरी बन गई थी। इस कमजोरी के लिए भी सदा उसे ही दोषी ठहराया जाता रहा। जब सब बच्चे स्कूल में छुट्टी होने पर खुश होते थे, तब माधुरी चाहती थी कि कभी छुट्टी ही ना हो, क्योंकि छुट्टी में वो और अकेली पड़ जाती थी। माता पिता के काम पर जाने के बाद घर खाने को दौड़ता था। घर में सुख सुविधा का ढेरों सामान मौजूद रहने के बावजूद उसका बचपन सिसकता ही रह गया था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी संतानें भी उसी की तरह घुट घुट कर जीती रहें, किसी अनहोनी का शिकार हो या मानसिक रोगी बन जाए। बाद में पल्लव से ही पता चला था कि प्रारंभ में तो मम्मी पूरी तरह घरेलू ही थी, किंतु पापा के व्यापार में निरंतर मिलती सफलता के कारण वे अकेली होती गईं तथा समय गुजारने के लिए उन्होंने समाज सेवा शुरू कर दी। बढ़ती व्यवस्था के कारण घर को नौकरों पर छोड़ा जाने लगा और अब उन्होंने उस क्षेत्र में ऐसी जगह बना ली है कि जहां से लौटकर वापस आना उनके लिए न तो संभव है और न शायद ही उचित। बेटी नाश्ता कर ले। मम्मी जी का स्नेहिल स्वर उसे चौंका गया और वो अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आ गई। न जाने तुमने मम्मी पर क्या जादू कर दिया है कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तीमारदारी में लगी हुई हैं। मम्मी जी को आवश्यकता से अधिक उसकी देखभाल करते देख पल्लव ने उसे चिढ़ाते हुए बोला, क्यों नहीं करूँगी उसकी देखभाल, तू तो सिर्फ मेरा बेटा ही है, किंतु ये तो बहू होने के साथ साथ मेरी बेटी भी है तथा मेरे होने वाले पोते की माँ भी है। मम्मी जी ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा था। मम्मी जी जहाँ पहले एक दिन घर में रुकने के नाम पर भड़क जाती थीं, वहीं वो सप्ताह भर से अपने सारे कार्यक्रम छोड़कर उसकी देखभाल में लगी हुई हैं। आज माधुरी को खुद पर ग्लानि हो रही थी। उसके मन में उनके लिए कितने कलुषित विचार थे। वास्तव में उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि स्त्री पहले माँ है, बाद में पत्नी या अन्य रूपों को जीती है। माँ रूपी प्रेम का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता, ममता कभी नहीं मरती। मम्मी जी उन स्त्रियों में से नहीं थी जो घर परिवार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित करना अपना ध्येय समझती हैं। वे उनसे कहीं परे थीं, अलग थीं। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने समाज में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। अब उसकी ये धारणा धूमिल होती जा रही थी कि समाज सेवा में लिप्त औरतें घर से बाहर रहने के लिए ही इस क्षेत्र में जाती हैं। कुछ अपवाद अवश्य हो सकते हैं। उसे लग रहा था कि बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद अगर संभव हो सका तो वो भी देश के गरीब और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अपना योगदान अवश्य देगी। फिलहाल तो उसे अपनी कोख में पलने वाले बच्चे की ओर ध्यान देना चाहिए, जो उसकी जरा सी असावधानी से मरते मरते बचा है। सोचते सोचते उसने करवट बदली और उसी के साथ ही उसे महसूस हुआ मानो वो कह रहा है, ममा जरा संभाल कर,
कहीं मुझे फिर से चोट न लग जाए। नहीं बेटा, अब तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरी देखभाल के लिए। माधुरी ने दोनों हाथों से बड़े पेट को ऐसे थाम लिया मानो वो गिरते हुए अपने कलेजे के टुकड़े को पकड़ रही है। उसके चेहरे पर मातृत्व की गरिमा, अजन्मे के लिए अनोखा अटूट प्रेम दिखाई दे रहा था। माँ अत्यंत ही महत्वाकांक्षी थी। यही कारण था कि दादी के बार बार ये कहने पर कि वंश चलाने के लिए बेटा होना ही चाहिए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। उनका कहना था कि आज के युग में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं रह गया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।